झारखंड भारत का वो हिस्सा जिसे जंगल की देवी कहा जाता है और इस जंगल के बीच में है एशिया का सबसे घना सबसे बड़ा साल वन यहाँ सारंडा। 700 पहाड़ियां हैं जिनकी छत्रछाया में एशियाई हाथी घूमते हैं एवं उड़ने वाली छिपकली रहती लेकिन यह सरंडा अब सिर्फ जंगल नहीं है, यह मौत का सौदा बन चुका है। इसकी हर पहाड़ी के नीचे बिलियन टन आयरन ओर दफन है और इसी की निकालने की जिद ने दफन किया है। इस जंगल को बचाने का सरकारी फैसला 1968 में ही लिया जा चुका था, लेकिन भी आज 50 सालों तक इसे दबा के रखा है। इसके पीछे का कारण इतना हंसी वाला है कि आप सुनोगे तो बड़ा दंग रह जाओगे। लेकिन मामला यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नक्सलवाद या हजारों आदिवासियों का जीवन जो उस आस-पास में रहते हैं, उनका जीवन बहुत अधर में है। सारे एक ही जंगल में आमने-सामने खड़ा है। यह सिर्फ माइनिंग और पर्यावरण की कहानी नहीं है, ये वहां के रहने वाले लोगों के जीवन और कानून की कहानी है। क्या ये कानून उन वहां के रहने वाले लोगों को ये विश्वास दिला सकता है कि वहां अभयारण्य बनने से वहां के लोगों का जो एफआरए के तहत उनको जो अधिकार मिला हुआ है उसको सुरक्षित कर पाएगा? क्योंकि ये दोनों दोनों जो हैं अपने आप में विरोधाभास हैं। कैसे? आइए हम लोग इसमें बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वहाँ के लोगों का मांग कितना तर्कसंगत है और वो आखिर आंदोलन कर क्यों रहे हैं। आप अपने कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए क्योंकि आज हम लोग ऐसी चीज़ की चर्चा करेंगे जो बहुत ही आँख खोलने वाला होगा। सारंडा एक ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्षों का वन है। यहाँ प्रकार-प्रकार के जनजातियों रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कई प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिनमें एशियाई हाथी सबसे व्यापक है। इस क्षेत्र के दोहन को बचाने के लिए 1882 में ही इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है कि अब इस फॉरेस्ट के ऊपर सरकार का अधिकार होगा। आम लोगों की जो उसमें दिल या चहलकदमी होती है वो थोड़ा कम कर दिया जाता है। वहाँ के आस-पास रहने वाले लोगों को थोड़ी कुछ मिल जाती है। आखिर इसमें संघर्ष की कहानी क्या थी? तो इसमें संघर्ष की कहानी बस 2 बातों से होती है। पहला बात है कि वहाँ पर लौह अयस्क का 4 बिलियन से ज़्यादा भंडार है। जबकि वहाँ के रहने वाले लोग इसके विपरीत में देखो तो उनका जीवन या दिनचर्या जो है वो जंगल के कुछ पदार्थों पे होता है। वहाँ उनका रहन-सहन है, अगर ये सेंचुरी बन जाता है तो कैसे उनको नुकसान पहुँचाएगा, ये भी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर वहाँ इस प्रकार का जो व्यापक नुकसान हुआ है, इस सेंचुरी का या इस पूरे सारंडा का जो व्यापक नुकसान हुआ है, इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे माइनिंग करने वाले माफिया या सरकार या फिर वहां पे रहने वाले वो गरीब और निचले तबके के लोग जो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए उसी जंगल पे निर्भर हैं। उनके पास ना कोई रोजगार है ना और भी कुछ। तो जंगल को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार वो खनन है, जिसकी वजह से वहां के वन्य जीव अभयारण्य जो है उनको बहुत नुकसान पहुंचा। जब खनन के दौरान वहां पे विस्फोट किया जाता है, जैसे आपको पता होगा कि अंदर में बारूद डालकर विस्फोट किया जाता है ताकि खनन आसानी से हो पाए, जिसकी आवाज से वहां कितने जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं। पक्षियां जो है वहां छोड़कर भागने को मजबूर हो गई हैं, वो जंगल से बाहर निकल रहे हैं और लोग उनका शिकार कर लेते हैं। तो सही मायने में वहां पर वैध और अवैध दोनों प्रकार का जो खनन है ये जिम्मेदार है। आज तक ऐसी कोई सरकारी आंकड़े नहीं आई जिसमें यह कहा गया हो कि वहां के स्थानीय लोग उस जंगल को और वन्य जीवों को परेशान करने में उनका कोई योगदान है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? वहाँ के एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मुख्य रूप से रहने वाले एक जनजाति है जो झारखंड में बात करें तो विशिष्ट प्रकार के जनजातियों के अंदर रखा जाता है। इन्हें आदिम जनजातियों के अंदर रखा जाता है। आपको पता हो कि आदिम जनजाति वैसी जनजाति होती है जो जिनकी संख्या बहुत कम होती है और उनके पास पारंपरिक रीति-रिवाज के अलावा और कुछ नहीं होता है। इस मॉडर्न सोसाइटी से उनका कुछ लेना-देना नहीं है। तो जो हो जनजाति के लोग हैं, वो क्या हैं? गरीबी और जो इतना गरीबी हो चुका है कि ना उनके पास रहने के लिए जगह है। अब सोचो जो उस क्षेत्र में रहते हैं अगर ये अभयारण्य बन गया तो अभयारण्य के ऐसे-ऐसे नियम हैं कि आप अभी मैं बताऊँगा कि आपको वहाँ रहना ही नहीं है। अगर आप जानकार होंगे पर्यावरण के तो आपको पता होगा कि अभयारण्य में क्या होता है। फिर भी मैं इसके कई कानूनी दावों की चर्चा करूँगा, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हो जनजातियों के अलावा उरांव, मुंडा ये सारे लोग उसके आस-पास में रहते हैं। बहुत सारे नॉन जनजाति लोग भी रहते हैं, जिनका जीवन यापन जो है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जंगल के जो उत्पाद होते हैं, फल-फूल होते हैं, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, उन्हीं से निकाल कर बेचते हैं। लेकिन अभयारण्य बन जाने के बाद उन लोगों का वहाँ पर रहना बैन हो जाएगा। आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ?
शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले 1968 में। उस समय तत्कालीन बिहार सरकार ने एक फैसला लिया था कि पूरे सारंडा के क्षेत्र को नहीं, उसके कुछ क्षेत्रों को, लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को हम एक गेम सेंचुरी बनाएंगे। गेम सेंचुरी का मतलब क्या होता है? गेम सेंचुरी होता है या जो इसको हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं, क्या गेम सेंचुरी बोलते हैं या गेम अभयारण्य बोलते हैं, यानी शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र के उस जंगल के उस क्षेत्र में आप शिकार के लिए नहीं जा सकते हैं। वहां पर शिकार को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है और ये बहुत अच्छा कदम था। लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और बाद में पता चला, इसलिए नहीं बोला क्योंकि उन्होंने बोला कि जो कानून की प्रति थी जिसमें इस अधिसूचना को अधिसूचित किया गया था वो कहीं गुम हो गई और इस वजह से 50 सालों तक ये टलते रह गया। और जबकि इसके दूसरी तरफ वहां अवैध रूप से जो खनन है वो बहुत ही उच्च स्तर पर अभी भी वहां पे हो रहा है। मामला यहीं पे नहीं खत्म होता, मामला अब शुरू होता है क्योंकि वहां पर एक कानून स्थापित है और उस कानून का नाम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और ये 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 18 से 26 तक ये कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए आपके सरकार के पास अपना अधिकार होता है, ताकि वहां का जो एनिमल है और वहां के रहने वाले जो जनजातियां हैं या जो भी लोग हैं, वहां के जो पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनको संरक्षित किया जा सके। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि आपको एक नोटिफिकेशन जारी करना हो, जैसे एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं वैसे। उसके बाद इस नोटिफिकेशन के बाद एक कलेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। कलेक्टर होता है, वो कलेक्टर जो होता है वहां के आसपास में रहने वाले जनजाति और लोगों के बारे में सब कुछ डिटेल पता करता है कि वो लोग कितने साल से रह रहे हैं, उनका मुख्य जीविका क्या है, सब कुछ, ताकि उसके बेसिस पे उनके अधिकारों को खरीद लिया जाता है और उनको अगर विस्थापन की स्थिति आती है तो उनको एक पहले हटाने से पहले उनको सारा विस्थापन का सब कुछ देना पड़ता है। यानी अगर आप उसे वहां से हटा रहे हैं तो उससे पहले उसको रहने का जगह, उसके काम करने का, उसके खाने का, उनके हर एक चीज की व्यवस्था आपको अभयारण्य बनाने से विस्थापन से पहले करना होगा। ये कलेक्टर की काम होता है। उनके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तब जाके एक फाइनल नोटिफिकेशन निकाला जाता है और उस नोटिफिकेशन के तहत ये तय किया जाता है कि इस क्षेत्र को अभयारण्य बनाना है या नहीं। लेकिन इसका इतना दुरुपयोग किया गया, आदिवासी हितों की बहुत एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो बाद में आदिवासी लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, पहले समय से ही होते आ रहा था वहां के जो खनिज माफिया थे उनके द्वारा। तो बाद में उनकी रक्षा के लिए एक एक्ट आया और वो एक्ट था FRA 2006। तो FRA 2006 क्या कहता है? ये कहता है कि एक वहां के रहने वाले लोगों को एक कानूनी शक्ति देता है। और ये समझिएगा कि ये जो एक्ट है, ये जो FRA एक्ट है, ये बाद में आया हुआ एक्ट है और आप अगर कानून की जानकार हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर एक्ट, अगर नेशनल लेवल का एक्ट बाद में आता है और अगर वो किसी विशेष कार्य के लिए लाया जाता है तो जो पुराना एक्ट होता है उसके सामने जीरो हो जाता है। अगर इस एक्ट के तहत वहां के लोगों को जो अधिकार मिलते हैं वो अधिकार से उसे वंचित किया जाए। जबकि FRA के अंदर साफ शब्दों में लिखा गया है कि वनवासी जो हैं उनके अधिकार को मान्यता दिए बिना उनके भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। FRA साफ साफ कहता है और आपको पता है कि ये 2006 में आया है। तो आप किस आधार पर बिना उनके अधिकार को दिए उन्हें वहां पे वन्य जीव अभयारण्य बनाने की बात कर रहे हैं? पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो समझ आ गया। अब वहां दूसरी बात है कि आपको जब वन्य जीव अभयारण्य बनाना है तो उससे पहले आपको जो है कलेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। आपने अभी तक कलेक्टर की नियुक्ति की नहीं है और आप नोटिफिकेशन भी आपने जारी नहीं किया है। और आप, ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार की अपनी मंशा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इसको ये बात कहा गया कि आप जो है सो यहाँ वन जीव अभयारण्य बनाइए। वहां के जो वन पालक है उन्होंने भी इस बात को कितना बार कहा कि वहां पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो NGT कहते हैं वहां को भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, इसको रोकथाम करिए इसका। लेकिन वहां के किसी लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एनजीटी ने कितना बार उसके ऊपर, एनजीटी भी एक बॉडी होती है जैसे जो क्या करती है पर्यावरण से संबंधित किसी भी प्रकार के नुकसान को देख रेख करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि अगर अब आप इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इसे अभयारण्य घोषित नहीं करेंगे तो मैं इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानूंगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस डर से
सुप्रीम कोर्ट के इस डर से यहां की भ्रष्ट सरकार जो है वो अपना इज्जत बचाने के लिए इस बात को दबे बात शब्दों में कह रही है। क्यों? क्यों? क्या आपको लगता है आपके घर के अंदर, आपका घर है, आपके घर में करोड़ों रुपए रखे गए हैं, आपके पास सिक्योरिटी है और कोई चोरी करके ले जाएगा? तो अगर आपको पता है कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है या खनन के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसको पालन नहीं किया जा रहा है, तो आपकी पुलिस और आपके प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे? जो इतना अवैध खनन हो गया और आपको पता नहीं चला, कितने के कितने जंगल उजड़ गए, कितने वन्य जीव प्राणी वहां से विलुप्त हो गए, जिसके कई सरकारी आंकड़े आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको भी पता है। तो फिर ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो सही मायने में बात करें तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का जो बात आता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे WLPA कहते हैं, जिसको 1972 में बनाया गया था, उसके तहत भी आपके पास जब आप बनाओगे तो आपको आपको पहले उन लोगों के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके बाद आपको ये काम करना होगा, तब फाइनल नोटिफिकेशन निकालना होगा। वैसे सरकार ने भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, सिर्फ पहला जो नोटिफिकेशन होता है बनाने का वो बात कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मामला दूसरा है, ये वो क्षेत्र नहीं है, ये वो क्षेत्र है जिसको उन वहां के रहने वाले लोगों को एक अधिकार है। उस अधिकार में क्या है? FRA। और FRA उनको क्या कहता है? FRA उनको कहता है FRA उनको कहता है कि पहले वहां के जो अधिकार हैं, जैसे वहां रहना, वहां खाना, वहां पे उनका जमीन का उनका अधिकार है, जब तक आप इस चीज को कंजर्व नहीं करेंगे तब तक आप उनके बारे में कोई नहीं कर सकते। ये FRA जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो में जो बना था वन्य जीव अभयारण्य वाला, उसको एक खत्म कर देगा, उसके ऊपर ये शून्य हो जाएगा। कानून में कई ऐसे दाव पेच होते हैं कि ऐसा होता है। भले अभी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में तो ये बात कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये बात कह रही है कि हम FRA का पूरा ध्यान रखेंगे, यानी उनको विस्थापित नहीं होने देंगे, उनके किसी भी अधिकार को नहीं आन पाएंगे। बट ये मैं लिख के दे सकता हूं कि सरकार ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो गया तो इस कानून को वो लोग क्या कर देंगे, इंटरनली जो है वो डिमोलिश कर लेंगे। और आप देखते हैं कानून तो बहुत कुछ है, कानून है, कानून तो ये भी है कि आपका जाति और आवासीय 30 दिन के अंदर बनना चाहिए, और अगर नहीं बनता है तो उसे जवाब देना पड़ता है। 30 दिन क्या, 300 दिन भी कभी कभी लग जाते हैं और कोई जवाब नहीं आ पाता। कई जगह पे आपको ये चीज दिखता होगा। तो ये बात बिल्कुल नहीं है। वहां जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करना चाहिए और उसको और हाई लेवल पे आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी वो लोग इस बात को नहीं अगर कर पाए तो उनको फिर बाद में कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला कोई नहीं है। ये इतने बड़े लेवल पे खनन और माफिया है जो सरकार के साथ मिलकर पैसे का लेन देन होता है, अदरवाइज ऐसे हो ही नहीं सकता है। एक कॉमन सी बात है। मामला कब आता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य आपको बनाना ही होगा, और अदरवाइज आपको इसका कंटेम्प्ट माना जाएगा। ये सरकार की लापरवाही को दिखाता है कि सोचो कि सरकार कितना लापरवाह है, क्यों आखिर आपको इतना दिन लग रहा है। अब बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट जब जानता है कि FRA है तो ये क्यों? FRA जो है जंगल में जो खनन हो रहा है या बहुत तरीके से अवैध खनन हो रहा है उसको संरक्षित नहीं करता। FRA सिर्फ और सिर्फ वहां पे रहने वाले लोगों के जीवन को सुरक्षा की गारंटी देता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो वहां का वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, वहां के रहने वाले फ्लोरा एंड फौना दोनों को प्रोटेक्ट करता है। आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, जंगल और वहां पे वन्य जीव अभयारण्य का है। ये जो है वो WLPA के अंदर ये है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर WLPA वहां लागू हो जाएगा तो FRA। अब मामला है कि आपको, क्योंकि दोनों लॉज हैं, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, तो आपको एक लिंक बनाना पड़ेगा। और ये लिंक बाद में नहीं बनाना पड़ेगा आपको सर, ये लिंक आपको पहले बनाना पड़ेगा, पहले उनको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको उस घोषणा को करना होगा। और ये आज की बात नहीं है, 50 साल से मामला अटका हुआ है। तो इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अभयारण्य बनाने के लिए ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां अवैध खनन आज से नहीं 50 सालों से इतना व्यापक स्तर पर हो रहा है कि लगभग उसके कई क्षेत्र जो है वो समाप्त हो चुके हैं, पूरा गड्ढा हो चुका है, कितने प्लांट कट चुके हैं खनन के चक्कर में, वहां रोड बनाने के चक्कर में कितने वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि जब विस्फोट होता है इतनी तेजी से आवाज निकलती है कि वहां के पक्षियां या जानवर डर जाते हैं। जंगल के हाथी, जो एशियाई हाथी पाया जाता है, दुनिया का मतलब पूरे एशिया में इससे बड़ा ग्रीन जंगल नहीं है, उसको ये लोग धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। तो वन जब तक ये अगर अभयारण्य बन जाएगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, क्योंकि इसके लिए एक अलग बॉडी काम करती है इंडिपेंडेंटली, फिर आपको बहुत कानूनी होगी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी देखो कितना चालाक है, सुप्रीम कोर्ट को देखो कितना चालाक है, उसने पूरे जंगल को नहीं बोला बैन बनाने के लिए, मतलब जहां पे खनन हो रहा है और उसको क्या बोला कि नेशनल इंटरेस्ट का है, कि सरकार जो है इससे आर्थिक नुकसान सरकार को हो सकता है ना। लगभग 85,000 हेक्टेयर में से सिर्फ 31,000 हेक्टेयर को ही बनाने बोला, और बाकी का क्या बोला कि जो खनन वगैरह वहां पे हो रहा है, सेल वगैरह जो कंपनी है सेल वहां पे वो खनन करती है, उनका बोला कि अगर वहां अगर पूरा बना दिया जाएगा तो 5,000 से 8,000 सालाना रुपये का नुकसान होगा सरकार को बजट में, समझ आ रहा है आपको, और जिसके वजह से संरक्षण और विकास में संतुलन अव्यवस्थित हो जाएगा। और इस मामला के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पार्ट को बोला। अब ये कितना तर्कसंगत है मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये बात समझना होगा कि ये कितना सोचा समझा प्लान है। फिर बात जब आगे की करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो भी सेल की चालू खदानें हैं, यानी जहां से सेल जो है एक और सेल जो आयरन की कंपनी है ना, सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, तो वो क्या करता है कि वहां से खनिज को निकालता है, बहुत सारे उसके खनिज जो है वो सरकारी तरीके से उसको आवंटित है। तो बोला कि उनमें कोई रोकथाम नहीं है, उस क्षेत्र में नहीं लगाया जाएगा। वैध खनन के जो लीज होंगे, मतलब बाद में सरकार बेचेगी उसको लीज के लिए, तो वो वाला भी वहां उस क्षेत्र में भी जो है सो नहीं लगाया जाएगा। मतलब जब उस पर विस्फोट होगा उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, ध्वनि प्रदूषण का, वहां के जो डस्ट उड़ेंगे, वहां की जो पूरी की पूरी नदियां लाल हो चुकी है, नदियां में लगता है खून की धारा बह रही है, कोयना नदी है उसकी धाराओं को देखोगे तो लाल पानी की तरह बहता है। खैर मुझे उस पर नहीं जाना, मैं इसे समझना चाहता हूं कि WLPA के तहत आपको जो है सो निपटारा करने के लिए आपके पास कानूनी रूप से आपके पास अनिवार्य है, और वो है FRA। तो आप लड़ते रहिए, और इस FRA का जब तक आपको सही तरीके से नहीं मिल जाता है तब तक आप उसमें जो है सो पीछे मत हटिएगा। लोगों का इसमें हित क्या है और समाधान कैसे होगा जरा समझना है। लोगों को सबसे बड़ी चिंता यह है, मैंने बताया कि अगर WPA जो है लागू हो जाएगा तो उनका जो विस्थापन है और जो आजीविका है, विस्थापन हो जाएगा वहां से, और उनकी आजीविका के जो साधन है, क्योंकि WLPA लागू होने के बाद वहां से आप जंगल के उत्पाद को नहीं ला सकते, मतलब आम लोगों का, लगभग लोगों का वहां पर जाना प्रतिबंधित हो जाता है, तो आप कहां से लोगे। तो ये उन लोगों को बहुत बड़ा डर है, जबकि FRA उनको कहता है कि आपको कानूनी अधिकार देता है कि आप वहां से जाकर उन चीजों को ले सकते हैं। तो लोगों को ये डर है, और FRA में साफ लिखा भी गया है कि अगर कोई नया कानून के तहत उनको हटाया जाता है तो उनकी पूरी व्यवस्था, चाहे उनके आजीविका का साधन हो और उनके रहने की व्यवस्था हो, हटाने से पहले कंप्लीट किया जाए, तब जाके उस क्षेत्र को घोषित किया जाए। तो इन लोगों का मान एकदम जायज है, इनको ये करना चाहिए। बट मामला समझे कि WLPA और RPA तो समझाई थी आपको, इसके अलावा आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि अंतिम समाधान और चुनौती क्या है, कि लोगों के लिए सबसे सही रास्ता यह है कि FRA के तहत जो आपको गारंटी मिली है उस गारंटी को लिए बिना उस पर कोई समझौता मत करो, ठीक है, और सरकार को प्रतिबद्ध कर दो कि हमें किसी भी हाल में विस्थापन नहीं होना चाहिए, और अगर वहां विस्थापन, तो चलो विस्थापन रुक जाएगा। दूसरी कि हमें, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य बनने के बाद वहां आप नहीं जा सकते, आप एंट्री नहीं होगी, तो दूसरी वजह कि हमें रोजगार की गारंटी मिले, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, या जिस प्रकार से उन्हें उसी कानून मुख्य धारा में जोड़ा जाए उस पहले उनको जोड़ा जाए। लेकिन मामला मैंने वही बताया कि WLPA की जो अधिसूचना है और FRA के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, दोनों एक साथ लागू करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बीच में एक ऐसा लिंक ढूंढना होगा, और पहले इस लिंक को ढूंढ के पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया को देखने के बाद ही इसे लागू किया जाए, ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, क्योंकि ये कानून जो होता है लोगों के लिए होता है, लोगों के लिए कानून होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते हैं। ये कानून जो है लोगों के द्वारा बदला जाता है, आप इसको हर जगह पे देख सकते हैं। कानून हम अपनी सहूलियत के लिए लाते हैं। सरकार जो है गुटके से लिए पैसे को अपने जेब में रख सकती है, लेकिन गुटके से जो आदमी की कैंसर से मौत हो जाए उसको उसमें पैसा नहीं दे सकती है। ये लोगों का सोच है, और कैसा करते हैं आप सोच सकते हैं। मैं नहीं कहता कि गुटखा खाना अच्छा है, लेकिन अगर सरकार गुटके से पैसा कमा के उसके टैक्स को अपने पास रखती है, तो अगर कोई आदमी गुटखे खाने से, गलत लत की वजह से अगर वो मरता है, तो उसका इलाज करने की भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। और बात सरंडा की है तो वहां पे हर लोगों को इस पे डट के खड़ा होना चाहिए, पूरे झारखंड के लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जब तक वहां के लोगों को अधिकार न मिले तब तक वहां पे ये कुछ होना ही चाहिए, सब कुछ प्री डिफाइंड, क्योंकि कानून आपको कहता है, और अब कानून अगर आप कहता है तो कानून के तहत आपको मिलना चाहिए। और हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बात को बहुत जोर से उठाएं। मैं तो उठा रहा हूं, आप भी उठाओ, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का पता चले, और वहां के जो लोग हैं उनकी जो मुख्य चीजें हैं उनको उनका अधिकार मिल पाए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।